प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया अध्याय न्यून ताप का उत्पादन और उसके अनुप्रयोग। भौतिकी की जो बहुत सी घटनाएं हैं वो न्यून तापों पर ही प्रेक्षित होती हैं, जैसे कि अति तरलता है, अति चालकता है, गैसों का लिक्विफिकेशन है। इसलिए हमारे लिए न्यून तापों का उत्पादन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और न्यून तापों के उत्पादन की बहुत सी विधियां हैं जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। गलन मिश्रण विधि द्वारा न्यून तापों का उत्पादन कैसे होता है, सामान्य दाबों पर द्रवों के वाष्पन द्वारा कैसे न्यून तापों का उत्पादन होता है, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से न्यून तापों का उत्पादन होता है, जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा न्यून तापों का उत्पादन होता है, अनुचुम्बकीय लवण के रुद्धोष्म विचुम्बकन से भी न्यून तापों का उत्पादन किया जाता है। तो इन सब विधियों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विधि है हमारी गलन मिश्रण विधि द्वारा कैसे लो टेम्परेचर्स को पैदा किया जाता है। तो इसका अध्ययन सबसे पहले फॉरेनहाइट ने किया और फॉरेनहाइट ने बताया कि जब हम बर्फ़ के साथ किसी लवण को ऊष्मारोधी पात्र में मिलाते हैं तो जो बर्फ़ को पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है वो उसे ऊष्मा मिश्रण से मिल जाती है। और चूँकि ये मिश्रण ऊष्मा देता है इसलिए मिश्रण का जो ताप है वो कम हो जाता है। और इस विधि में जो न्यून ताप हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है गलन क्रांतिक ताप। जैसे कि बर्फ़ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम मिश्रण में अगर 31.5 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया है तो हमें बर्फ़ का गलन क्रांतिक ताप प्राप्त होता है -65 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बर्फ़ का ताप 0 डिग्री से कम होकर कितना हो गया है, -65 डिग्री सेंटीग्रेड हमें प्राप्त होता है। अब दूसरी विधि है हमारे पास सामान्य दाबों पर द्रवों के वाष्पन द्वारा कैसे न्यूनता प्राप्त किए जाते हैं। अब सामान्य दाबों पर जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि द्रव को किसी ऊष्मारोधी पात्र में रखते हैं और उसका दाब घटाकर कम दाब पर उसका वाष्पन किया जाता है। और हम जानते हैं वाष्पन के लिए द्रवों को गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और जब दाब घटाकर हम वाष्पन करते हैं तो ये गुप्त ऊष्मा द्रव स्वयं खुद से ही प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया में द्रव अपनी ऊर्जा स्वयं खर्च करता है, इसलिए द्रव का ताप कम हो जाता है। और जितना जैसे जैसे हम ताप घटाते हैं वैसे वैसे द्रव का वाष्पन भी जल्दी होता है। और इस प्रक्रिया में जो द्रव के ताप में कमी आती है उसमें जो ताप में कमी का मान है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वाष्पन की दर क्या है और द्रव की प्रकृति कैसी है। कीसम ने जब 1932 में द्रव हीलियम पर जो दाब कम किया उसका दाब कर दिया उसने 0.036 मिलीमीटर पारे का दाब के बराबर। जब उसने हीलियम का दाब किया तो पाया कि जो हीलियम का दाब है इतना कम कर देने पर ताप केवल 0.82 केल्विन ही रह जाता है। तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं वो भी सामान्य दाबों पर द्रवों के वाष्पन द्वारा ही शीतलन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि निम्न दाब पर जो वाष्पित्र में द्रव प्रशीतक हमारे पास होता है उसका वाष्पन किया जाता है। और वाष्पन करने के लिए ये ऊष्मा कहाँ से ग्रहण करता है, अपने परिवेश से ग्रहण करता है और परिवेश को ठंडा कर देता है। और इस प्रक्रम में जो वाष्प उत्पन्न हुई है वो संपीडक में भेजी जाती है, कंप्रेशर में भेज दी जाती है, जहाँ पर उच्च दाब पर यह द्रव अवस्था में बदल जाती है और द्रव अवस्था में ये पुनः द्रव प्रतिशत को भेजी जाती है। और ये द्रव प्रशीतक पुनः निम्न दाब पर क्या करता है, परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करके परिवेश को ठंडा करके और जो आपके पास वाष्प है उसको वाष्पित्र में भेज देता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार परिवेश हमारा ठंडा होता रहता है रेफ्रिजरेटर में। अब तीसरी विधि जो हमारे पास है वो है कि संपीड़ित दाबों से संपीड़ित जो गैसें हैं उनके रुद्धोष्म प्रसार से कैसे हम शीतलन करते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में हमें अच्छे से मालूम है कि ना तो परिवेश को ऊष्मा दी जाती है ना वातावरण से ऊष्मा ली जाती है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसलिए जब उच्च दाब पर गैस का किसी ऊष्मारोधी निकाय में हम प्रसार होने देते हैं तो इस प्रसार में गैस को बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और ये जो बाहरी दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है उसमें गैस अपनी ऊर्जा खर्च करती है और जब वो अपनी ऊर्जा खर्च करती है तो गैस ठंडी हो जाती है। और यह जो प्रक्रिया वो कहलाती है गैस के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन की
प्रक्रिया। और रुद्धोष्म प्रसार का हम समीकरण जानते हैं कि PV⁻⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और इसको जब मैं ताप और दाब में कन्वर्ट करती हूँ तो ये मेरे लिए बन जाता है P1 माइनस गामा अपॉन गामा, यानी P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू T। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो एक अवस्था से जब हम दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, यानी प्रसार से पहले अगर गैस का दाब P1 है, ताप T1 है, और रुद्धोष्म प्रसार के बाद गैस का दाब P2, ताप T2 हो जाता है, तो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण से हम लिख सकते हैं कि T1 P1 पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर T2 P2 पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। और यहाँ से हम जो रुद्धोष्म प्रसार के बाद गैस का ताप है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चूँकि ये हमें अच्छे से ज्ञात है कि पूर्व में हमने गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया है, क्योंकि हम संपीड़ित गैसों का रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं, तो गैसों का संपीड़न हमेशा उच्च दाब पर होगा, इसलिए P1 का ताप P2 से ज़्यादा है। और जब P1 का ताप P2 से ज़्यादा है हमारे पास, तो हमारे पास जो T2 का मान, जो कि हमारे पास T2 इज इक्वल टू T1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा है, उसमें जब हम ये मान रखते हैं तो हमें T2 का मान T1 से कम मिलता है, यानी प्रसार के बाद जो गैस है वो ठंडी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पहले कमरे के ताप पर 150 डिग्री एटमॉस्फेयर प्रेशर पर संपीड़ित करते हैं, और संपीड़न के बाद उसका अचानक से 1 एटमॉस्फेयर पास प्रेशर पर, यानी कि एक तरह से प्रेशर को कम करके उसका प्रसार करते हैं। और प्रसार करते हैं तो हम पाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ताप है वो गिरकर -177 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इस प्रक्रिया में जो CO2 है वो जम जाती है, और ये जमी हुई जो CO2 है इसी को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। अब अगली जो प्रक्रिया है उसमें हम जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन की बात करना चाहते हैं, लेकिन जूल थॉमसन प्रसार से पहले हम समझेंगे जूल प्रसार को। और ये बात हमें ध्यान रखनी है, जूल थॉमसन प्रसार जूल प्रसार से एकदम अलग चीज़ है। जूल प्रसार में हम गैसों का मुक्त रूप से प्रसार करते हैं, जबकि जूल थॉमसन प्रसार में गैस पर बाह्य कार्य होता है। और मुक्त प्रसार हम उन गैसों का करते हैं जिनमें अगर आपके पास आकर्षण बल है तो गैसों को इन आकर्षण बलों के विरुद्ध मुक्त प्रसार करना होता है, और इससे उसकी गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है और गैस ठंडी होती है। और जब गैसों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगते हैं तो गैसों के मुक्त प्रसार करने पर गैसों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और इस वृद्धि होने से गैस का ताप बढ़ जाता है। और लेकिन अगर गैसों के मध्य कोई अंतराणिक बल नहीं लग रहा है, उनके मध्य कोई कोहेसिव फोर्सेस नहीं है, तब उस स्थिति में गैस की प्रसार करने पर, गैस का मुक्त प्रसार करने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और गैस की आंतरिक ऊर्जा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो गैस का ताप अपरिवर्तित रहता है। यानी गैसों का मुक्त प्रसार इस बात पर निर्भर करता है कि गैसों के मध्य आंतरिक आणविक बल है या नहीं है। तो आंतरिक ऊर्जा का सीधा सा संबंध किससे है? गैसों के ताप से है। अब आदर्श गैस की अगर हम बात करते हैं तो आदर्श गैस में अणु पूर्णतः स्वतंत्र माने जाते हैं, और आंतरिक ऊर्जा जो गैस की है वो केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है, गैस के आयतन और गैस के दाब पर निर्भर नहीं करती है। यह गैसों के लिए जूल का नियम कहलाता है। अब यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि गैसों के मुक्त प्रसार के से जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम जूल गुणांक से दिखाते हैं। जूल थॉमसन गुणांक अलग चीज़ है, जूल गुणांक हम निकाल रहे हैं गैसों के मुक्त प्रसार के लिए। तो जूल जो गुणांक है उसका मान हम देते हैं कि आयतन में परिवर्तन के साथ ताप पे कितना परिवर्तन हुआ, जबकि आंतरिक ऊर्जा को नियत रखा गया है। तो यानी कि स्पष्ट है कि जो ये जो व्यक्त कर रहा है एकांक आयतन में प्रसार के सापेक्ष गैस के ताप में कितना परिवर्तन हुआ है मुक्त प्रसार में, उसको ये है जूल गुणांक व्यक्त करता है। अब हम अगले लेक्चर में से देखेंगे कि किस प्रकार से जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन किया जाता है, किस प्रकार से उसमें एंथैल्पी नियत हो जाती है, और किस प्रकार से हमें उसमें शीतलन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और साथ ही हम उसके बाद देखेंगे कि रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा कैसे जो लवण हैं, अनुचुम्बकीय लवण हैं, उनका शीतलन किया जाता है। धन्यवाद।